आज के मुख्य समाचार। शिमला ISBT क्रॉसिंग के पास सेब से लदा पिकअप दुर्घटनाग्रस्त। शिमला में नाग पंचमी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंडी को मिली HRTC की 25 इलेक्ट्रिक बसें। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ महिला समिति का प्रदर्शन। शिमला में भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रव्यापी आंदोलन। 18 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। E20 पेट्रोल को लेकर शिमला में उठे सवाल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के लोगों को सोमवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की ओर से 25 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से इन इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई इलेक्ट्रिक बसों के शुरू होने से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से यात्रियों को बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद है। सरकार की ओर से लगातार इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है और इसी कड़ी में HRTC के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि मंडी में प्रियंका गांधी का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रियंका गांधी यहाँ केवल स्कूली बच्चों से मुलाकात करेगी। CM सुक्खू ने कहा कि कार्यक्रम को राजनीतिक रूप देने की कोई बात नहीं है और प्रियंका गांधी का कार्यक्रम विद्यार्थियों से मिलने तक सीमित रहेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में अधिकारियों की संख्या और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में IAS और IPS अधिकारियों की अनावश्यक रूप से बड़ी संख्या में जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अधिकारियों की फौज खड़ी करना नहीं बल्कि उपलब्ध मानव संसाधनों का बेहतर और प्रभावी इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जरूरत के हिसाब से व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि सरकारी खर्च को नियंत्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों की संख्या को लेकर सरकार व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें IAS और IPS अधिकारियों की फौज नहीं चाहिए। CM ने कहा कि सरकार ने उन अधिकारियों को दिल्ली जाने की अनुमति दी जो दिल्ली जाने के इच्छुक थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को उनकी इच्छा और जरूरत के अनुसार दिल्ली जाने दिया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार इससे प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे को और अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी और सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ भी कम होगा। जब हमने पहला बजट रखा था वो व्यवस्था परिवर्तन का बजट था। उस बजट में हमने 300 बसेस इलेक्ट्रिकल को HRTC को देने के लिए कहा था। मुझे खुशी है कि 3 साल के बाद ये इलेक्ट्रिकल बसेस HRTC को मिली। HRTC को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। उस दिशा से ये बसेस खरीदी जा रही है और अभी हमने कल ही ये 1000 बसेस जो है सरकार की तरफ से खरीद कर HRTC को देने के लिए कल मैंने फाइल साइन की है और जल्दी ही 200 हाइड्रोजन बसेस भी HRTC के फ्लीट में शामिल होंगी। तो निश्चित रूप से एक फ्लीट की जो स्ट्रेंथ है वो माननीय डिप्टी CM साहब से मैं बात करके उसको एक फिक्स करेंगे और उसी स्ट्रेंथ के बीच हम बसेस को चलाएंगे और 1000 हम युवाओं को भी बसेस देने जा रहे हैं जिसमें डीजल बसेस पर 30% सब्सिडी देने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिकल बसेस पर हम 50% सब्सिडी देने जा रहे हैं। उसमें स्टूडेंट्स को फ्री होगा, महिलाओं को 50% होगा और सरकार की तरफ से उनको जो इलेक्ट्रिकल बस खरीदेगा उसे 80,000 रुपया हर महीना मिलेगा और 5 साल तक 80,000 रुपया उसको मिलता रहेगा जो इलेक्ट्रिकल बस खरीदेगा। और जो डीजल बस खरीदेगा उसमें 30% सब्सिडी दी जाएगी और उसको 50,000 रुपया महीना सरकार की तरफ से मिलेगा। उसको सिर्फ 2 काम करने होंगे। एक पर डे के हिसाब से पास बनेगा जो 5 रुपये पर डे के हिसाब से कॉलेज पास होगा स्टूडेंट्स का, उसमें सिर्फ 5 रुपये लगेंगे। महिलाओं का आधा 50% लगेगा और उसके अलावा जो कमाई का जो होगी, जो सवारियां जाएगी वो उसके होंगे। बीच का BGF जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग वो सरकार देगी। मेरे ख्याल उसकी भी एडवर्टाइजमेंट हमने अब करने जा रहे हैं। तो इस बार बसों की कोई कमी किसी क्षेत्र में नहीं रहेगी और निश्चित रूप से इसका फायदा युवाओं को भी होगा
और इलेक्ट्रिकल को भी होगा। आज ही मैंने एचआरटीसी के सेक्रेटरी और एमडी से कहा है कि जो ऑफिसर्स की फ्लीट की स्ट्रेंथ है, जो उनके पास 56 गाड़ियां हैं, उसमें से उनको उसकी स्ट्रेंथ को 30 कर दिया जाए और सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो अभी जो फॉर्मेलिटीज होगी उसको आगे बढ़ा जाएगा, ताकि इलेक्ट्रिकल में भी पर चार्जिंग में हमें तकरीबन 380 किलोमीटर पर चार्ज के हिसाब से गाड़ी आ रही है, 300 किलोमीटर पर चार्ज के हिसाब से गाड़ी आ रही है। मैं जो अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चल रहा हूँ, ये 3 साल से मैं इसी में चल रहा हूँ, इसकी बहुत अच्छी एवरेज है। तो निश्चित रूप से जो अधिकारी है एचआरटीसी वाले, उनको हमने कहा कि इसकी स्ट्रेंथ भी कम करनी है और इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। और मैंने सेक्रेटरी साहब को दिशा निर्देश दिया कि इस बारे में जल्दी ही सोचकर आगे बढ़े। निश्चित रूप से आईएएस के 153 में से 130 पद करने जा रहे हैं। आईएफएस के हम 118 में से 83 पद करने जा रहे हैं। आईपीएस के 96 में से और पद कम करने जा रहे हैं। अधिकारियों की ज्यादा फौज नहीं चाहिए, अधिकारियों की फौज चाहिए हमें, जो हमारे अनुसार जो लगता है कि जो योजनाएं हैं, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारी चाहिए होते, योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, उसके स्वरूप को बदलने के लिए अधिकारी चाहिए होते। तो ये अच्छी बात है कि हमारे अधिकारी अपने आप ही महसूस कर रहे कि एक एक पोस्ट पर एक आईएएस ऑफिसर बैठ गए हैं। तो काफी ऑफिसर्स ऐसे बैठ गए हैं जिनके पास, बेचारों के पास काम नहीं होता, उनका टैलेंट भी खराब होता है। तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा जो अप्रूवल है वो दिल्ली जाने के लिए दे रहा हूँ कि जो अधिकारी दिल्ली जाना चाहता है, पहले इनकी फाइलें रोकी जाती थी, मैं इनकी फाइलें तुरंत प्रभाव से अप्रूव करता हूँ, और जब रिलीव होना होता है तुरंत प्रभाव से कह रहा हूँ, क्योंकि इतने अधिकारियों की जरूरत नहीं है। हमारा 130 भी अभी ज्यादा है, पर लेकिन कुछ आईएएस ऑफिसर्स की रिजाइनमेंट थी तो मैंने 130 किए। पर मैं तो चाहता हूँ कि आईएएस अधिकारी कम से कम 100 और 110 के बीच में होने चाहिए। एक अधिकारी पर हम सारे करेंगे तो 200 करोड़ रुपया कम खर्चा आएगा, जो कि लोगों को हम सेवा नहीं। एचआरटीसी में ड्राइवर कंडक्टर की जरूरत है। अगर इनकी फ्लीट कम होगी तो वो खुद ही अपने आप रैशनलाइजेशन हो जाएगी, जिसमें कितनी बसों पर आरएम रखना। अभी हमने क्या किया कि आरएम रीजन वाइज रख दिया। हमें रीजन वाइज नहीं रखना है, हमें तो ये करना है कि इतनी बसेज आपकी जिम्मे है, इसमें आरएम रखना है। ये मैंने कहा है। मैं तो पर थोड़ी बहुत अड़चने राजनीतिक भी होती है, हम उसको दूर करने के। इलेक्ट्रिकल बसेज में हमने जब ये बसेज का टेंडर किया, एक तो इनकी मेंटेनेंस 12 साल है, ठीक है, मेंटेनेंस का हमने पैसा इनको दे दिया है। इनकी अपनी वर्कशॉप है, अपने आदमी रखेंगे, और अगर खराब होगी तो इनमें हमने पेनल्टी का भी क्लॉज रखा है। तो अभी जो मेरे को एचआरटीसी के अधिकारियों ने आज जानकारी दी, तो बहुत अच्छी माइलेज आ रही है, बहुत अच्छी कवरेज आ रही है। और हमारे चंडीगढ़ के रूट जो पर किलोमीटर के हिसाब से थोड़े कई बार नुकसान हो जाता था, वो हमारे एवरेज में ठीक आ जाएंगे। और निश्चित रूप से एचआरटीसी का जो पर किलोमीटर एवरेज माइलेज एवरेज थी, वो कभी 70 थी, कभी 75 थी। वो इसलिए नहीं थी, कभी डीजल का रेट बढ़ जाता है, कभी हमारे O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो आगे जब खर्चे बढ़ जाते हैं तो उसका कहीं से तो पैसा निकालना है ना, तो पर किलोमीटर के हिसाब से सवारी पर भी पड़ता था, सरकार पर भी पड़ता था। तो जब इसको निश्चित करेंगे तो निश्चित रूप से नई व्यवस्था के अनुरूप ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एचआरटीसी हमारी बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और एचआरटीसी को हम सस्टेन करना चाहते हैं, उसको हम अच्छा बनाना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं है, 5 साल में एचआरटीसी प्रॉफिट भी कमाने लगेगा और सरकार को पैसे भी देने लगेगा। हम इस दृष्टिकोण से सरकार कार्य कर। तो मैडम प्रियंका जी का प्रोग्राम मंडी का है, उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये कहा है कि मैं सिर्फ बच्चों से ही बात करना चाहती हूँ, कोई राजनीतिक रैली नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए कोई जनसभा कोई नहीं करना चाहती हूँ। जनसभा के लिए वो सितंबर में जब हमारा कार्यक्रम सोलन में होगा उसमें आएंगे। अभी तो उन्होंने सिर्फ अपने यहाँ राजनीतिक कार्यक्रम में आएंगे, अभी तो सिर्फ वो बच्चों के साथ स्कूल की इंटरेक्शंस करना चाहती है। क्योंकि प्रियंका जी जब आपदा आई थी, आपदा के समय व्यक्तिगत तौर से वहाँ गई थी और उन्होंने कहा था कि इस स्कूल को मैं बनाऊंगी। आज वो स्कूल बन के तैयार हो गया, तो कल वो उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वापिस शिमला आ जाएंगे।
देश में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर आम वाहन मालिकों के बीच उठ रही चिंताओं व सवालों को लेकर सोमवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में E20 पेट्रोल इंजन की सुरक्षा, बीमा कवरेज, ईंधन की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं को उपलब्ध विकल्पों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश प्रभारी ऋतुराज गोविंद झा ने अपना वक्तव्य देते हुए E20 पेट्रोल को लेकर सरकार से उपभोक्ताओं के सामने स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि देश में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन आम उपभोक्ता के मन में यह सवाल है कि उनके वाहन के लिए कौन सा ईंधन उपयुक्त है और E20 के इस्तेमाल से भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि देश में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर बड़ी संख्या में वाहन मालिकों के बीच कई तरह की आकांक्षा सही है और किन वाहनों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करने की मांग की गई है कि E20 के लिए प्रमाणित वाहनों में इसके इस्तेमाल से किसी प्रकार की तकनीकी समस्या, इंजन को नुकसान या अतिरिक्त रखरखाव का बोझ पड़ने की स्थिति में वाहन मालिकों के अधिकार क्या होंगे। E20 पेट्रोल को लेकर कार्यक्रम में एक अहम सवाल बीमा कवरेज का भी उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि यदि किसी वाहन में E20 ईंधन के इस्तेमाल के बाद तकनीकी समस्या या नुकसान की स्थिति पैदा होती है तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी की जिम्मेदारी क्या होगी। इसे लेकर भी उपभोक्ताओं के सामने स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। मांग की गई है कि सरकार और संबंधित नियामक संस्थाएं इस विषय पर स्पष्ट नियम सार्वजनिक करें ताकि भविष्य में वाहन मालिकों को बीमा क्लेम के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जनता पर E20 थोप करके करोड़ों गाड़ियों को बर्बाद करने का ठेका उठा लिया है और लोगों की करोड़ों गाड़ियां बर्बाद हो रही है। मोटरसाइकिल खराब हो रहे हैं, उनकी गाड़ियां बर्बाद हो रही है, माइलेज कम हो रहा है, इंजन सीज हो रहा है, उनका जो है सो पूरा का पूरा जो है सो मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ रहा है। और 2023 तक E10 कंपैटिबल गाड़ियां थी और उसमें जो है सो E20 का फ्यूल डाला जा रहा है, ज़बरदस्ती करके डाला जा रहा है। इसी के विरोध में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने नेशनल टाउन हॉल का आयोजन किया था, जिसमें आपने देखा कि 7 लाख से ज़्यादा लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया, जो ऑनलाइन जुड़े और इस पूरे के पूरे फोर्स E20 के खिलाफ खड़े हुए। और हम लोगों की सिर्फ 3 डिमांड है। एक, ये E20 जो है सो वापस होना चाहिए जब तक E20 कंपैटिबल गाड़ियां ना सारी हो जाए। दूसरी चीज़, पेट्रोल पंप पर E20 के साथ साथ प्योर पेट्रोल का भी ऑप्शन हो। तीसरी चीज़, जब इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी घटने चाहिए। वो अभी के अभी उतने के उतने क्यों बने हुए हैं। इसके लिए लाखों लोगों ने पिटीशन भी साइन किया और नेशनल टाउन हॉल के तर्ज पर ही सभी राज्यों के राजधानी में भी टाउन हॉल का आयोजन किया जा रहा है ताकि जनता को पूरी तरीके से अवेयर किया जा सके। क्योंकि ये सरकार जो मनमानी कर रही है, आपने देखा कि बच्चों के साथ किस तरह का बर्बरता किया गया जनजी आंदोलन के दौरान, CJP आंदोलन के दौरान, लेकिन जब देश के युवा खड़े हो गए तो इनको झुकना पड़ा। इसी तरीके से जब देश की जनता अवेयर हो जाएगी, खड़े हो जाएगी, इनको E20 वापस लेना पड़ेगा या E20 के साथ साथ पेट्रोल पंप पे इनको प्योर पेट्रोल का भी ऑप्शन देना पड़ेगा। अपने आप पता चल जाएगा कि भाई जनता को अगर लगेगा E20 ठीक है तो E20 भरवाएंगे, नहीं तो भाई वो जो है सो प्योर पेट्रोल ले लेंगे। उल्टा मैं तो कहता हूँ प्योर पेट्रोल के साथ आप 10 रुपये E20 वाला पेट्रोल को सस्ता कर दो, उससे पता चल जाएगा ना। लोग जो है सो अब लोग अपनी गाड़ियाँ क्यों खराब करवाएंगे, लोगों की जेब कट रही है, माइलेज कम दे रहा है, इंजन खराब हो रही है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के टाउन हॉल का आयोजन किया गया है। देश भर के राजधानियों में आयोजन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस पूरे आंदोलन का जो है सो पूरा अभियान चल रहा है और इसको आगे लेकर के जाएंगे और एक एक जनता के घर तक जाएंगे, उनको समझाएंगे और इन सरकार को E20 को रोल आउट करने पर मजबूर करेंगे। आज तो हद हो गई है। नरेंद्र मोदी जी का जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उसने भी कहा है कि E10 गाड़ियों पर E20 थोपना गलत था। कम से कम आप जो है सो जनता की सुन लो या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो आपका है उसी की सुन लो। आज आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस से लेकर तमाम अखबारों में छपा है। हमारे नेताजी अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट भी किया है, ट्विटर पे चल रहा है, तो उनको करना चाहिए। सारा देश अवेयर हो चुका है और सारे देश को अवेयर करने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। इसी के संदर्भ में ये E20 टाउन हॉल का आज इंतजाम किया है।
बढ़ती महंगाई, लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और आम लोगों की आर्थिक परेशानियों के विरोध में नाहन में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने शहर में रैली निकालकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान समिति के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का कहना था कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम परिवारों का घरेलू बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। रसोई गैस सिलेंडर, खाद्य तेल, दालें, सब्जियां, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। महिलाओं ने कहा कि सबसे अधिक असर गृहिणियों पर पड़ रहा है, जिन्हें सीमित आय में पूरे परिवार का खर्च चलाना पड़ता है। महिला समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी गंभीर समस्या बन चुकी है। पढ़े लिखे युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के अभाव में युवाओं में निराशा बढ़ रही है और इसका सीधा असर परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से नाहन बस स्टैंड के अंदर आज हम महंगाई के खिलाफ एक जो हमारा प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान हम चला रहे हैं। ये हस्ताक्षर अभियान और प्रदर्शन पूरे हिमाचल के अंदर हम एक पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन है, रोष प्रदर्शन, ये महंगाई के खिलाफ जो पूरे देश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो महंगाई आज चरम पर जा चुकी है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम पिछले 2 महीनों के अंदर 2 बार बढ़ चुके हैं और 1020 से पार जो है सिलेंडर गैस के दाम जा चुके हैं और पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है। और हर चीज की जो दाम है खुदरा व्यापार के अंदर लगातार जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। हर चीज आम जनता की पहुंच से परे जा रही है और महंगाई आज उस स्तर पर बढ़ चुकी है कि आम जनता जो है वो बाजार में आने से पहले सोचता है कि अगर 1000-1500 रुपए उसकी जेब में नहीं है तो वो घर के लिए सब्जी भी नहीं ले जा पा रहा है। तो ये जो हालात पूरे देश के अंदर बने हुए हैं उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे आए हैं। और हम देश की जो सरकार है, प्रधानमंत्री है, हम मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय, जब आप चुनाव लड़ने के लिए जब आए थे जनता के सामने तब आपने कहा था कि महिलाओं के आंसू आपसे देखे नहीं जा रहे हैं और इसलिए आप रो रहे थे और रोते हुए आपने कहा था कि देश की महिलाएं जो है गैस सिलेंडर के दामों से बहुत त्रस्त है। उस समय जो गैस सिलेंडर के दाम थे वो 150 भी नहीं थे और आज जो है देश के अंदर रसोई गैस के जो सिलेंडर है वो 1000 से पार जा चुके हैं। तो हम पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय, क्या महिलाओं के आंसू आज आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं कि महिलाएं जो है किस हालात में आज अपना जो परिवार है वो किस तरह से गुजर बसर कर रही है। हम यहाँ इसलिए ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं कि देश के अंदर जो है महिलाएं महंगाई से त्रस्त है और आज जो है नौजवान जो है वो हर जगह पर आज देश का नौजवान पेपर लीक के कारण, बेरोजगारी के कारण अलग अलग उससे जो है वो आज त्रस्त है, परेशान है और सुसाइडल उसके अंदर जो है वो बच्चा जाने को मजबूर हो रहा है। हम यहाँ पे आक्रोश व्यक्त करते हैं कि माओ की कोखों को छीनना सरकार बंद करे और बेरोजगारी पर जो है अंकुश लगाए और नौजवानों को जो है वो स्थायी रोजगार का प्रावधान करे। और जो बच्चों की जो लूट चल रही है, जो पेपर लीकों के माध्यम से लूट चल रही है, जो बच्चों के फार्म भरवा कर दोबारा रद्द किए जाते हैं, उसके अंदर बार बार जो लूट की जा रही है कि फार्मों के नाम से, फीस के नाम से पैसा लूटा जाए और बच्चे फिर जो है वो सड़कों पर है। आज बच्चे ओवरेज होते जा रहे हैं, उनके पास कोई भी रास्ता जो है बचा नहीं है और आज बेरोजगारी उस हद तक है कि आज नौजवान बच्चा जो है जिसने एमटेक किया है, बीटेक किया है, जिसने पीएचडी तक कर लिया है, वो फैक्ट्रियों में जाने के लिए 10,000 पर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गया है। नोएडा
अंदर हम देख रहे हैं कि नोएडा के अंदर जो मजदूर सड़कों पर आया, उसने कहा कि 10,000 से 20,000 हमारी तय की जाए और उसके लिए वो सड़कों पर आया। उसके लिए देश के जो पुलिस फोर्स है उनको यूज किया गया और उन नौजवानों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उन नौजवानों की क्या गलती है जिन बच्चों ने पढ़ाई किया है देश के अंदर, हर उसके अंदर वो गए हैं, हर उसके अंदर उन्होंने दिखाया है अपना पूरा जोश और पूरा आक्रोश, पूरी बुद्धिमत्ता उन्होंने दिखाई है। बावजूद उसके भी उन बच्चों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम यहाँ पे पूरे देश के अंदर जो विरोध प्रदर्शन नौजवान कर रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर करते हैं। श्रमिकों, कर्मचारियों और मेहनतकश वर्ग के विभिन्न लोगों ने अपनी मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ द्वारा सोमवार को देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया। ऐसी कड़ी में भारतीय मजदूर संघ के शिमला जिला इकाई ने भी उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया। प्रदर्शन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों, बैंक कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी विभिन्न मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर कर्मचारी सरकार से श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की मांग करते नजर आए। शिमला में हुए प्रदर्शन में विभिन्न कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों की भी भागीदारी देखने को मिली। प्रदर्शन स्थल पर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों से जुड़े बैनर भी नजर आए। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठनों ने कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर एकजुटता दिखाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि श्रमिकों और कर्मचारी अपनी 5 प्रमुख मांगों को प्रमुखता से प्रदर्शित करते नजर आए। इनमें 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करना, श्रम कानूनों से कर्मचारी विरोधी प्रावधान हटाना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपए करना और सफाई कर्मचारियों को नियमित करना प्रमुख मांगों में शामिल हुआ। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि ये मांगे कर्मचारियों और श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों से जुड़े मुद्दे हैं। संगठन ने सरकार से इन मुद्दों पर सकारात्मक पहल करने की मांग उठाई है। दिलाराम शर्मा, हिमाचल प्रदेश मिड डे मील प्रदेश महामंत्री। आज पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी को एक डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपे जाएगी अपनी मांगों को लेकर। आज मिड डे मील वर्कर अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। पूरे देश के अंदर माता बहनों की बात करें तो आज उन्हें ना तो समय पर वेतन दिया जाता है, ना उनके सामाजिक सुरक्षा की कोई बात की जा रही है। आज अगर हम वेतन की बात करें तो उनका वेतन जो है 4-4, 5-5 महीने वेतन जो रोका जा रहा है। अगर इसी टाइम इसी वक्त के हाल की बात करूं तो केंद्र सरकार का अभी तक जो है 4 महीनों का वेतन हमारी माताओं बहनों को नहीं मिला हुआ है। तो इसके लिए मैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देखो कितना कम वेतन आता। केंद्र सरकार 1000 रुपये दे रही है वेतन, तो आज तक 1000 रुपये में उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, पर लेकिन उनके पास छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं है। आज उनको हर दिन अपनी सेवा देनी पड़ रही है। उन छोटे बच्चों को हमारी प्रदेश और देश की माताएं बहनें जो पूरे देश के अंदर 29-28 लाख के लगभग जो अपनी सेवाएं दे रही है स्कूलों के अंदर, तो उनके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि आज वर्तमान सरकार ने 11 बजट पेश कर दिए हैं, लेकिन 11 बजट में 11 रुपए का प्रावधान तक नहीं किया। बड़ी शर्म की बात है। कौन से उत्थान, महिलाओं के उत्थान की बात करती है केंद्र सरकार कि हमने महिलाओं के लिए वो कर दिया, लेकिन अगर मिड डे मील के अंदर देखा जाए आप तो वहाँ कम से कम 28 लाख के लगभग, नहीं तो ये आंगनबाड़ी देखो, आशा वर्कर देखो, एनएचएम में देखो, कम से कम 3 करोड़ के करीब हमारी माताएं बहनें अपनी सेवाएं दे रही है। जिसको जो योजनाएं केंद्र सरकार ने देश के अंदर लाई है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी आज पूरे देश के अंदर माताएं बहनें अपना जो है वर्चस्व लगा रही है। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि ना तो उनके पास छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं है। बहुत शर्म की बात है कि छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं है। क्या उनके घर में कोई मिसहैपनिंग नहीं हो सकती? क्या कैजुअलिटी उनके साथ नहीं हो सकती? क्या उनको वैकल्पिक अवकाश की क्या उनको जरूरत नहीं है? तो मैं समझता हूँ किस लेवल पर हमारी माताएं बहनें सुरक्षित है, ये बहुत बड़ा विषय है। पहले भी हम राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र की सरकारें हो, उनको अवगत कराया गया कि आपको जो है इन चीज़ों के ऊपर गंभीरतापूर्वक जो है विचार विमर्श करना चाहिए। हम आज भी कह रहे हैं, वर्तमान की अपनी राज्य की सरकार को भी कहना चाहते हैं कि जो हमारा वेतन का इशू है
वेतन हमारा जो है 7 तारीख को आपने ही खुद चैनल पे आके वर्तमान सरकार ने कहा था कि 7 तारीख की लास्ट जो 7 तारीख को हर महीने की जो है वेतन आप लोगों के खाते में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 4-4, 3-3 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा और दुर्भाग्य इस बात का कि इतना कम मानदेय 5,000 रुपया केंद्र और राज्य मिला के दे रही है, उसको भी एक मुश्त नहीं दिया जा रहा है। मेरा एक विशेष आग्रह है वर्तमान सरकार से कि इन माताओं बहनों के दर्द को समझे और उन्हें एक मुश्त वेतन का प्रावधान करे। वो केंद्र और राज्य एक मुश्त जो 7 तारीख को वेतन का प्रावधान करे और छुट्टियों का। आज ये धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है इसमें मिड डे मील के ही नहीं है, इसमें सारे विभागों के, आपके बैंक से लेकर विभागों से लेकर निगम बोर्डों से लेकर सबके प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हैं। ये जो एजिटेशन है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने अभी तक ना तो न्यूनतम वेतन बढ़ाया है। भारतीय मजदूर संघ मांग करता है कि 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 30,000 मासिक के जो न्यूनतम वेतन है वो देश में लागू किया जाए। आपने 4 कोड देश में लागू किए हैं। इन 4 कोडों में जो 28 बिंदुओं पर भारतीय मजदूर संघ की आपत्ति है, केंद्र सरकार ने अभी तक इन किसी भी बिंदु पे सुधार नहीं किया है। भारतीय मजदूर संघ मांग करता है कि जो श्रमिकों के और कर्मचारियों के खिलाफ ये 28 बिंदु इसमें है, इनको आप तुरंत इन कोडों से हटाइए। और आपके ग्रेजुटी है, जैसे ग्रेजुटी हमने मांग की है, भारतीय मजदूर संघ ने मांग की है कि जो देश में ग्रेजुटी की है उसकी सीमा 40 लाख की जाए। आपके बैंक कर्मचारी है, इनका 5 डे वीक के लेकर काफ़ी सेंटर में डिमांड चली है, कई सालों से चली है। तो भारतीय मजदूर संघ मांग करता है कि ये जो 5 डे की वीक की मांग है बैंक की, ये इस पे भी आप तुरंत अमल करें। और आज दूसरा है कि प्रदेश सरकार के खिलाफ भी आज सारा कर्मचारी दुखी है, हिमाचल का कर्मचारी दुखी है। हमने 2 बार पहले भी प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पे कोई भी बातचीत नहीं की है। हिमाचल सरकार के पास हमारा डीए पेंडिंग है, हमारा एरियल पेंडिंग है। हम आज आप एक मीडिया के माध्यम से हम आज सरकार को कहना चाहते हैं कि हम आपसे नया कुछ नहीं मंगा रहे। हमारा जो पुराना है, जो हमारा पैसा है आप उसको दीजिए, ठीक है जी। हमारा लाखों रुपए के हिसाब से डीए है, हमारा लाखों रुपए हमारा आपके पास एरियल है और 1 लाख पद आपके विभागों में खाली चल रहे हैं, इस ओर आपका कोई ध्यान नहीं है। और दूसरा है कि आपने सबको बोला था कि हम सभी को ओपीएस देंगे। बिजली बोर्ड में ओपीएस नहीं मिल रही, परिवहन में ओपीएस नहीं मिल रही, सिविल सप्लाई में ओपीएस नहीं मिल रही, नगर निगम में ओपीएस नहीं मिल रही है, तो टूरिज्म में ओपीएस नहीं मिल रही। तो किसको दी आपने ओपीएस? मैक्सिमम जो आपको कमा के दे रहे निगम बोर्ड, उसमें तो आप ओपीएस दे नहीं रहे। विभागों में आपके 1 लाख पद खाली चल रहे हैं, तो किसको आप ओपीएस दे रहे? आज बाकी देखिए, आप पंचायत चौकीदार कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको रेगुलर नहीं कर रहे आपने बोला था कि जिला परिषद कर्मचारी कैडर के जो कर्मचारी है उनको हम पंचायत विभाग के अंदर लेंगे, सरकार आते ही है, आप उनको नहीं ले रहे अभी तक। टेलिंग टीचर 1600 टेलिंग टीचर है, उनको बोला था आपने कि आते ही हम पॉलिसी बनाएंगे, उनके लिए आपने पॉलिसी नहीं बनाई। आउटसोर्स कर्मचारी आपके जाल में फंसे हुए हैं, वो नेताओं के जाल में बुरी तरह फंसे हैं। एक सरकार आती है तो उसके ठेकेदार के पास कंपनी आ जाती है, दूसरी सरकार आती है तो उसके पास ठेकेदार की कंपनी आ जाती है। इनके लिए आप कोई पॉलिसी नहीं बना रहे। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं 18 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके बाद 19 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि 20 और 21 अगस्त को कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अगस्त को जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़क मार्ग प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी से
बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं ऊना, हमीरपुर और चंबा में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राजधानी शिमला और सोलन जिले में भी 18 अगस्त को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। ऐसे में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क मार्गों पर अचानक मलबा आने, पत्थर गिरने और यातायात बाधित होने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त को कांगड़ा और सिरमौर में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इन जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मौसम की सक्रियता का असर 20 और 21 अगस्त को भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कांगड़ा और सिरमौर समेत प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में इन दिनों भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं मैदानी और निचले इलाकों में अगले कुछ दिनों तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी भारी बारिश की चेतावनी अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इन जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि एक दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 17 से 21 अगस्त तक किन्नौर और लाहौल स्पीति में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसके अलावा निचले और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी खराब मौसम रहने के दौरान आंधी, तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाओं का खतरा बने रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव आने की संभावना नहीं है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। 17 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश, 18 अगस्त को कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, 19 अगस्त को कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश तथा 20 और 21 अगस्त को भी कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। राजधानी शिमला में सोमवार सुबह एक सड़क हादसे ने कुछ देर के लिए लोगों की चिंता बढ़ा दी। शिमला के ISBT क्रॉसिंग के पास सुबह करीब 6 बजे सेब से लदा एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन का नंबर HP 10B 6719 बताया जा रहा है। वाहन में सेब की खेप लदी हुई थी और यह पिकअप रोडू से सोलन सब्जी मंडी की ओर जा रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सुबह का समय होने के कारण सड़क पर आवाजाही भी शुरू हो चुकी थी। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी और हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई। हादसे के बीच सबसे राहत भरी खबर यह रही कि पिकअप चालक और सह चालक दोनों सुरक्षित है और हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। यह बात इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वाहन सेब से पूरी तरह लदा हुआ था और हादसा शिमला जैसे व्यस्त क्षेत्र में हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना में पिकअप को नुकसान पहुंचा है। हालांकि वाहन को कितना नुकसान हुआ है और सेब की पूरी खेप सुरक्षित है या नहीं, इसकी विस्तृत जानकारी पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। जानकारी के अनुसार HP 10B 6719 पिकअप रोडू क्षेत्र से सेब लेकर सोलन सब्जी मंडी की ओर रवाना हुई थी। सेब सीजन के दौरान रोडू और शिमला झील के ऊपरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मालवाहक वाहन सेब लेकर प्रदेश की विभिन्न मंडियों की ओर जाते हैं। इसी सिलसिले में यह वाहन भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन शिमला के ISBT क्रॉसिंग के पास अचानक हादसे का शिकार हो गया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होने, सड़क की स्थिति, किसी तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दुर्घटना से जुड़े सभी तथ्यों को जुटाना शुरू कर दिया है। मौके की स्थिति, वाहन की स्थिति और हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच भी की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसे के समय वाहन किस दिशा में जा रहा था और दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई है। गौरतलब है कि इन दिनों हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अपने चरम पर है। ऊपरी शिमला, रोडू, जुब्बल कोटखाई, चौपाल और अन्य सेब उत्पादक क्षेत्रों से रोजाना बड़ी संख्या में पिकअप, ट्रक और अन्य मालवाहक वाहन सेब की पेटियां लेकर निचले क्षेत्रों और विभिन्न सब्जी मंडियों की ओर निकल रहे हैं।
सेब की खेप को समय पर मंडी तक पहुंचाने के लिए वाहन चालक लगातार लंबी दूरी तय करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर भारी माल के साथ यात्रा करने के दौरान सड़क सुरक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अचानक उत्पन्न हुई स्थिति दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस दुर्घटना में सबसे बड़ी राहत यह है कि चालक और सह चालक की जान सुरक्षित रही है। हादसे की तस्वीरें और मौके की स्थिति को देखकर स्थानीय लोगों में भी चिंता बनी, लेकिन दोनों के सुरक्षित होने से जानकारी मिलने के बाद राहत की सांस ली गई। शिमला की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम हमेशा बना रहता है। विशेषकर सेब सीजन में मालवाहक वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण मुख्य मार्गों पर यातायात दबाव भी बढ़ जाता है। ऐसे में वाहन चालकों से अपील की जाती है कि वे पहाड़ी मार्गों पर निर्धारित गति सीमा का पालन करें, वाहन में क्षमता से अधिक माल न लादे और लंबे सफर के दौरान पर्याप्त आराम के बाद ही वाहन चलाएं। साथ ही वाहन की ब्रेक, टायर और अन्य तकनीकी हिस्सों की जांच भी जरूरी करें। फिलहाल ISBT क्रॉसिंग के पास हुए इस हादसे में किसी जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्यवाही कर रही है। सावन माह के पावन अवसर पर सोमवार को नाग पंचमी का महापर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व नाग पंचमी का पर्व सोमवार के दिन पड़ने के कारण शिव भक्तों के लिए इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है। नाग पंचमी के अवसर पर राजधानी शिमला के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव और नाग देवता की पूजा अर्चना की और परिवार के सुख समृद्धि तथा आरोग्य की कामना की। सुबह से ही मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई। हाथों में पूजा की थालियां और भगवान शिव के लिए पूजन सामग्री लेकर श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे। मंदिरों में हर हर महादेव और भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण भक्ति में बना रहा। इस बार नाग पंचमी का पर्व सोमवार को होने के कारण शिव भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और सावन का महीना स्वयं भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। ऐसे में सावन, सोमवार और नाग पंचमी के संयोग को श्रद्धालु बेहद शुभ मान रहे हैं। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके साथ ही नाग देवता की पूजा अर्चना कर उन्हें दूध, पुष्प, अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। कई श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करवाया। शिमला के शिव मंदिर में नाग पंचमी के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई। मंदिर पहुंचने वाले भक्तों ने पहले भगवान शिव के दर्शन किए और इसके बाद नाग देवता की विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूजा की व्यवस्था भी की गई थी। भक्तों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प, अन्य सामग्री अर्पित की। इस दौरान मंदिर परिसर में भजन और धार्मिक मंत्रोच्चारण का माहौल बना रहा। कई श्रद्धालु परिवार के साथ मंदिर पहुंचे और नाग पंचमी के अवसर पर विशेष पूजा करवाई गई। हिंदू धार्मिक परंपरा में नाग पंचमी का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग देवता का संबंध भगवान शिव से माना जाता है। भगवान शिव के गले में नाग का वास होने के कारण शिव उपासना के साथ नाग देवता की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। नाग पंचमी पर श्रद्धालु नाग देवता को दूध, हल्दी, रूली, अक्षता, पुष्प आदि अर्पित करते हैं। कई स्थानों पर नाग देवता की प्रतिमा अथवा चित्र की पूजा भी की जाती है। इसके साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी किया जाता है। सावन माह को भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूरे सावन महीने में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ रहती है। सोमवार के दिन विशेष रूप से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। शिमला के शिव मंदिर के पंडित ने नाग पंचमी और सावन मास के धार्मिक महत्व के बारे में श्रद्धालुओं को जानकारी देते हुए बताया कि सावन भगवान शिव की आराधना का विशेष महीना है। इस दौरान शिव
शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करने और भगवान शिव की पूजा करने की विशेष परंपरा है। उन्होंने बताया कि नागपंचमी के दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा की जाती है। पंडित ने श्रद्धालुओं से पर्व को श्रद्धा और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की और धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए मंदिर में व्यवस्था बनाए रखने का भी आग्रह किया। नाग पंचमी के मौके पर शिमला के शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। कई भक्त दूर दराज के क्षेत्रों से मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने कतार में लगकर भगवान शिव के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। ओम नमो शिवाय च वयोभवाय च नमो शंकराय च भास्कराय च नमो नमो शिवाय नमो महादेव नमः शंकर प्रियाय नमः महादेव जैसा कि आप जानते हैं कि जो नाग पंचमी का जो त्यौहार है वो जो है वर्ष में एक बारी जो है, वैसे तो नाग पंचमी वर्ष में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष की होती है, एक कृष्ण पक्ष की होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी नाग पंचमी जिसमें नाग की पूजा का विशेष महत्व हमारे साथ तो श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी है उसको मनाया जाता है। ऐसा इसलिए भी कहा गया है कि जो वर्षा अधिक होती है तो हर जगह पानी पानी होता है, पानी जो नाग जाते हैं उनके बीच हो जाता है और होता है तो नाग जो है बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार उनकी पूजा करने का विधान बनाया गया है। तो साथ में जो है नाग का जो राहु आ गया, केतु पूछ आ गया और इनके अंदर जब सब ग्रह आ जाते तो काल सर्प दोष माना जाता है। अगर कोई एक ग्रह बारे को खंडित हो जाता है तो उसको नकाल दोष नहीं मानते हैं। तो उसकी निष्ठि के लिए भी कुछ लोग जो है नाग की पूजा करते हैं और चांदी स्वर्ण या इसके सांबर के नाग बना के शिव अर्पण करते हैं या जल में प्रवाहित करते हैं। तो इसलिए जो है आज साथ में सोमवार भी है और भाद्रपद संक्रांति भी है। तो इन तीनों का जो है विशेष होने का है। तो इसमें जो है आप नदी में भी जो है शिव अर्पण भी कर सकते हैं और नाग मंदिर जो है वहाँ कई साल बाद सोमवार को 2004 सोमवार को क्योंकि जो है वहाँ पे वो के आभूषण हमारे जो साथ बताया गया है। तो सांपों को पूजा करने से जिनके जो है सर्वशाप है, पितृदोष है, संतान नहीं हो रही है, वो भी जो है आज